भारत में राष्ट्रवाद का उदय 10th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर है सेकंड, और इसमें हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। तो इसमें हम 1920 और 1920 के दशक के बाद की जो घटनाएं हैं उसको हम समझने वाले हैं, और इस समय को हम अक्सर गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। और भारत में आपको पता है कि भाई राष्ट्रवाद के उदय में गांधी जी का कितना ज्यादा योगदान रहा। तो हमने राष्ट्रवाद का मतलब ऐसे पिछले चैप्टर में हमने समझ लिया था। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? अपने देश के प्रति प्रेम भावना दिखाना, है ना। अपने देश को लेकर गर्व महसूस करना ही क्या है? राष्ट्रवाद है। ठीक है। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर के आखिरी टॉपिक में हमने समझा था साम्राज्यवाद के बारे में। साम्राज्यवाद के तहत ब्रिटेन या फिर यूरोप की जो और दूसरे देश थे उन्होंने क्या किया था? अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया, अपने देश के सीमा का विस्तार करना शुरू कर दिया और अपनी बहुत सारी कॉलोनियां बनाई, बहुत सारे देशों को उन्होंने गुलाम बनाया। जैसे वैसे इंडिया भी आपका एक था, है ना। हमारा इंडिया भी ब्रिटेन का गुलाम ही था। तो ब्रिटेन से मुक्ति के लिए भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। उसी पर पूरा चैप्टर आधारित रहने वाला है, यानी कि महात्मा गांधी के ऊपर कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के इर्द गिर्द यह चैप्टर घूम रहा होगा। तो आगे हम महात्मा गांधी के बारे में बहुत ही डीपली बात करने वाले हैं। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जिसमें हम सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध की बात कर लेते हैं। देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से 18 के बीच में हुआ था। इसमें दो गुटों के बीच में ये जो युद्ध था वो दो गुटों के बीच में हुआ था। एक तरफ केंद्रीय शक्तियां थी, दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र। तो केंद्रीय शक्ति में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य जिसको हम तुर्की भी बोलते हैं, ये तीन देश इसमें थे। दूसरी तरफ हम बात करें मित्र राष्ट्र की, तो मित्र राष्ट्र के जो प्रमुख देश थे उसमें ब्रिटेन, रशिया, जापान, फ्रांस और बाद में 1917 में जो आपका यूएसए है यानी कि अमेरिका है वो भी इसमें शामिल हो गया था। तो इन दोनों महाशक्ति कह रहा दोनों गुटों के बीच में युद्ध हुआ था और इसमें मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी। ठीक है। अब इस युद्ध की हम बात करें तो 9 करोड़ सिपाही जो थे इस युद्ध में मारे गए थे। 9 करोड़ सिपाही आप संचाल लगा सकते हैं। इसके अलावा 1.3 करोड़ जो नागरिक थे उनकी जान इस विश्व युद्ध में चली गई थी। तो ये आपका प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हो गया। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव क्या रहा, भारत के ऊपर इस विश्व युद्ध का क्या इफेक्ट पड़ा। देखिए भारत में इस युद्ध में अंग्रेजों का तन मन और धन सभी रूप से क्या किया, सहायता किया था हमने। ठीक है। लेकिन फिर भी हम भारतीयों को कुछ नहीं मिला। हमें मतलब एक उम्मीद था कि भाई हमें स्वराज मिल जाएगा, हमें फिर से अपना मतलब देश जो है आजाद हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत में प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे देश में रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया और जो भी लोग मतलब जो थोड़ा बहुत भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते थे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। रॉलेट एक्ट के बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा इस युद्ध के कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ, मतलब जो रक्षा व्यय था वो काफी ज्यादा बढ़ गया, है ना। इस कारण ज्यादा से ज्यादा उन्होंने क्या किया, जो जनता है जनता पर कर बढ़ा दिया अंग्रेजों ने। मतलब लोगों को, किसानों से कहीं ना कहीं वो कर लेने वाले थे तो क्या हुआ, टैक्स बढ़ा दिया गया। इसके अलावा सीमा शुल्क तथा आयकर में भी काफी ज्यादा वृद्धि कर दी गई। ठीक है। 1913 से अगर 18 के बीच की अगर हम बात करें तो भारतीय बाजारों में वस्तुओं की कीमत आसमान को छू रही थी, मतलब कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही थी। युद्ध के समय सेना में लोगों को जबरदस्ती भर्ती की जा रही थी। जो भारतीय लोग हैं उनको जबरन सेना में भर्ती कर दी जा रही थी, जिस कारण भी जो ग्रामीण क्षेत्र के खास करके जो लोग थे वो नाराज थे। इसी दौरान अगर हम 1920 और 21 की बात की मतलब के समय काल की अगर बात करें तो भयंकर अकाल परिवार को है ना, भूखमरी के कारण बहुत सारे लोग मरे। और अगर हम मरने वालों की संख्या की बात करें तो 120 से लेकर 130 लाख लोग मारे गए थे, अनुमानित है। ठीक है। तो लोगों को उम्मीद थी कि भाई युद्ध खत्म होगा और उसके बाद मतलब हम इन सभी मुसीबतों से निजात पा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रथम विश्व युद्ध की पूरी घटना और उसका जो प्रभाव रहा उसके बारे में हमने समझ लिया है। सत्याग्रह का विचार। देखिए सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्याग्रह का मतलब यह है कि आपका उद्देश्य अगर बिल्कुल सच्चा है ना, और न्यायपूर्ण है, मतलब बिल्कुल सही है, तो कभी ना कभी आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। यही सत्याग्रह का विचार है। पर इस विचार का इस्तेमाल सबसे पहले महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया ना। तो अब महात्मा गांधी के बारे में मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। देखिए महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1800 था। गुजरात में एक जगह है पोरबंदर, वहां पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनके पिताजी का नाम है करमचंद गांधी, जो कि दीवान थे। उस समय राजकोट रियासत जो थी वहां के दीवान थे, मतलब बहुत बड़े अधिकारी थे। इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। ठीक है। इनके अगर माता की बात करें पुतलीबाई, इनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। ठीक है। अब देखिए इन्होंने तो भाई स्टार्टिंग की जो स्टडी है वो भारत में किया था, उसके बाद वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन भी गए थे।
और उसके बाद उनको काम करने के लिए या फिर और ज़्यादा स्टडी करने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका भी गए, ठीक है, क्योंकि उनको भारत में वही काम नहीं मिल रहा था शायद, ये तो इस वजह से वो दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। 20 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे वो। तो ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही महात्मा गांधी को महान बनाया। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है भाई, किसी भी चीज की कमी नहीं है, बहुत पैसे वाले हैं वो, है ना। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ एक घटना घटी। हुआ क्या कि उन्होंने फर्स्ट क्लास ट्रेन की जो बोगी है उसका टिकट ले रखा था उन्होंने, ठीक है, और वो ट्रैवल कर रहे थे। तो एक ब्रिटिश सिपाही आया, क्योंकि वहां पे रंग भेद उस समय बहुत ज्यादा होता था और वहां पे ब्रिटेन का ही कब्जा था, ब्रिटेन का ही अधिकार था। तो महात्मा गांधी के पास आते हैं वो और महात्मा गांधी को निकाल देते हैं ट्रेन की बोगी से, धक्का मार तो भगा देते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी को अपने गुस्सा चढ़ा, मतलब भाई किसी भी व्यक्ति को ऐसा यार अपमान करोगे भाई, सिर्फ इस आधार पे कि भाई वो रंग में मतलब काले है और इस आधार पे आप इतना ज्यादा भेदभाव कर रहे हो, तो भाई जाहिर सी बात है आप को बुरा लगेगा ही लगेगा। महात्मा गांधी को मिला था। महात्मा गांधी ने उसी समय सोचा कि भाई अंग्रेजों, तुमने मेरे को ना इस ट्रेन की बोगी से निकाला है, एक दिन मैं तुम्हें अपने देश से निकालूंगा, ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का इस्तेमाल किया दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ, और काफी ज्यादा वो कारगर भी सिद्ध हुआ। उसके बाद 20 वर्ष लगभग वहां पे बिताने के बाद 1915 में भारत लौटते हैं। तो वहां पे भारत में मतलब उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने सलाह दिया कि भाई आप क्या करो, पूरे देश का दौरा करो, आप भारत के बारे में जानो, भारत के लोगों की समस्याओं को जानो, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा ही किया, 1 साल तक तो पूरे भारत का दौरा किया। उसके बाद अगर हम बात करें भारत में भी उन्होंने सत्याग्रह चलाया। उनका जो पहला कदम था, पहला जो सत्याग्रह भारत में चलाया गया था, उस चंपारण सत्याग्रह था। अब ये चंपारण है क्या, देखिए मतलब चंपारण एक जगह का नाम है जो कि बिहार में है, ठीक है। तो चंपारण से कुछ किसान आते हैं महात्मा गांधी के पास और वो बोलते हैं कि भाई जो अंग्रेज है ना, हमसे जबरन नील की खेती करवाते हैं, जबरदस्ती। नील की खेती करवाने से क्या होगा भाई, जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो महात्मा गांधी ने बोला ठीक है भाई, हमें तो अंग्रेजों के खिलाफ आप कदम उठाना चाहिए, तो जबरदस्ती कैसे हमारे किसानों से नील की खेती करवा सकते हैं। तो पहला सत्याग्रह उन्होंने चंपारण सत्याग्रह जो कि आपका 1917 में चलाया था नील की खेती के खिलाफ। उसके बाद इसी साल खेड़ा में किसान सत्याग्रह हुआ था 1917 में, क्योंकि फसल खराब हो गया था। फसल चौपट होने की वजह से किसान जो है वो टैक्स नहीं दे सकते थे अंग्रेजों को, तो टैक्स कहीं ना कहीं माफ करवाने के लिए खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा जो है गुजरात में। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ, ठीक है। अहमदाबाद भी आपको पता है गुजरात में है, और ये मील मजदूर सत्याग्रह था। मतलब जो हमारे मील में जो काम करते थे, जो मजदूर काम करते थे, उनके लिए एक तो भाई सैलरी बढ़ाई जाए उनकी, और उनके लिए बेहतर स्थिति की भी डिमांड की गई थी कि भाई बहुत ही खराब हालात में उनसे काम लिया जाता था अंग्रेजों द्वारा। तो महात्मा गांधी ने डिमांड किया कि भाई उनसे मतलब कहीं ना कहीं जो मील में जो स्थिति है उसको सुधारा जाए, ठीक है। क्योंकि 3 सत्याग्रह स्टार्टिंग में सत्याग्रह थे, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह, ठीक है। अब हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट के। सो दोस्तों, रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए, उसके ऊपर बिना मुकदमा चलाए 2 सालों के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। और इस एक्ट के तहत जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां थी उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। और एक और बात आप जान ली कि इस एक्ट को जो हमारी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसके जो हमारे भारतीय सदस्य थे, उन्होंने इस एक्ट को मानने से मना कर दिया था, है ना। इस एक्ट को लागू करने से मना कर दिया था। उसके बावजूद भी जबरन इस रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था भारत में, और बहुत सारे लोगों को बंदी बना दिया गया, उनको जेल में बंद कर दिया गया। तो इसको देखते हुए महात्मा गांधी ने कोशिश किया कि भाई इसके खिलाफ सत्याग्रह चलाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह की शुरुआत की, और इसकी जो शुरुआत है 6 अप्रैल 1919 को हुई, एक हड़ताल के तौर, ठीक है। और इसके लिए क्या किया गया भाई, रैली का आयोजन किया गया, बहुत सारी जगह पे जुलूस निकाले गए। रेलवे वर्कशॉप में जो कारगार जो मतलब कामगार जो थे, वो जो काम कर रहे थे, उन्होंने हड़ताल करना शुरू कर दिया। दुकानें जो थी वो बंद कर दी गई। तो इस चीज़ से क्या हुआ कि भाई अंग्रेजों को डर सताने लग गया, और उन्होंने क्या किया, जो हमारे राष्ट्रवादी जो नेता थे उनका दमन करना शुरू कर दिया, ठीक है। अमृतसर में बहुत सारे स्थानों पे जो नेता थे उनको जेल में बंद कर दिया गया, पकड़ के उनको रियासत में ले लिया गया। गांधी जी को दिल्ली में जाने के ऊपर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा 10 अप्रैल को पुलिस ने क्या किया, अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। अब इसके बाद क्या होना था भाई, जाहिर सी बात है कि हमारे जो भारत के लोग थे और ज्यादा गुस्से में आए, है ना। बैंक जो है, डाक खाने हैं, रेलवे स्टेशन है, वहां पे ही हमले होने लगे। पूरे इलाके में क्या किया गया, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ में क्या होता है कि शक के आधार पर आप सीधा क्या कर सकते हो, सामने वाले व्यक्ति को शूट कर सकते हो, और छोटे मोटे ब्रिटिश सिपाहियों को भी ये हक था कि वो विद्रोह करने वाले व्यक्ति को या आंदोलन करने वाले व्यक्ति को सजाए मौत दे सकती थी। मार्शल लॉ के अंतर्गत
प्रावधान था। तो मार्शल लॉ लागू करने के बाद जो कमान जो था वो किसने संभाला? जनरल डायर ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 13 अप्रैल को पंजाब में एक जगह है अमृतसर में मतलब एक जगह था जलियांवाला बाग। ठीक है, तो जलियांवाला बाग में क्या होता है, वहां पे जो ग्राउंड होता है वहां पे बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं। ठीक है, अब बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ लोग ना रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध भी कर रहे थे, उसकी योजना भी बना रहे थे। तो इस बात का पता जब जनरल डायर को लगता है तो वो जाता है वहां पे, और वो क्योंकि पूरे एरिया में मार्शल लॉ लागू था, लेकिन वहां के लोगों को ये बात मालूम नहीं था कि भाई पूरे एरिया में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। ठीक है, तो वहां पे जितने भी एंट्री गेट थे, जलियांवाला बाग का जो मैदान था, एंट्री गेट को उसने बंद किया और अपने सारे सिपाहियों को ये अनुमति दी कि वो क्या करे, इनको शूट करना शुरू कर दिया। और उसके जो सिपाही थे अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें कई सैकड़ों की संख्या में जो लोग थे, जो बच्चे थे, जो महिलाएं थी, वो मारे गए। अब देखिए, जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके साथ ही पूरे उत्तर भारत में बहुत सारे जगह पे लोग जो थे सरकोल पे आ गए, हड़ताल शुरू हो गई, लोगों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, पुलिस के खिलाफ मतलब आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जो सरकारी इमारतें थी उसमें आग लगा दी। लेकिन सरकार ने इन सभी कार्यवाहियों को बहुत ही निर्ममतापूर्ण तरीके से कुचल दिया। ठीक है, सरकार ने लोगों को अपमानित किया, आतंकित किया, और जो भी सत्याग्रही थे उनको मतलब इस तरीके से नाक रगड़वाते थे उनसे। ठीक है, सड़कों पर घिसट के उनको लेके जाते थे मारते हुए, और उनसे साहिब को सलाम करने के लिए मतलब कहीं ना कहीं मजबूर करते। जितने भी जो ब्रिटिश अफसर हैं उनको सलाम करने के लिए मजबूर किया करते थे। लोगों को मतलब कोड़े मरवाते थे वो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति हो गई थी। तो इन सभी स्थिति को देखते हुए, इन सभी हिंसा को देखते हुए महात्मा गांधी ने क्या किया, जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह चलाया था उसको उन्होंने फौरन वापस ले लिया। तो ये तो आपका हो गया रॉलेट एक्ट के बारे में। अब हम इसी में खिलाफत आंदोलन की भी बात कर लेते हैं। देखिए, खिलाफत आंदोलन क्या था? तो महात्मा गांधी को मालूम था कि छोटे मोटे सत्याग्रह चलाने से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब वो एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाने वाले थे, जिसको हम असहयोग आंदोलन बोलते हैं, जिसके बारे में अगली वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन वो चाहते थे कि असहयोग आंदोलन जब चले तो उसमें हिंदू और मुस्लिम क्या हो जाए, एक हो जाए। तो इसी दौरान 1919 के आसपास ही भारत में जो खिलाफत आंदोलन था उसकी शुरुआत हुई थी। अब ये खिलाफत आंदोलन है क्या, और ये आंदोलन क्यों चलाया जा रहा था? तो देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हम बात करें तो यहाँ पे तुर्की भी इसमें शामिल था, और ब्रिटेन ने क्या किया था, तुर्की को हरा दिया था, तुर्की पे अधिकार जमा लिया था ब्रिटेन ने। ठीक है, अब तुर्की में जो खलीफा थे, वहाँ जो शासक होते हैं उनको खलीफा बोला जाता है। खलीफा यानी कि धार्मिक नेता, ये पूरे इस्लामी जगत के धार्मिक नेता होते हैं। अब ब्रिटेन ने जब वहां पे कब्जा किया तो उन्होंने क्या किया, जो वहां के जो खलीफा थे उनको पद से हटा दिया। उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, वहां के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। तो इस कारणवश जो भारत के जो मुसलमान थे उन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया था। किसके अंदर नेतृत्व में? तो देखिए, इसकी शुरुआत जो है वो 1919 में हुई थी। मोहम्मद अली, शौकत अली थे, अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, ये सारे नेता लोगों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। अब जो हमारे महात्मा गांधी थे वो चाहते थे कि खिलाफत आंदोलन को असहयोग के साथ मिलाया जाए, है ना, क्योंकि खिलाफत आंदोलन मुसलमानों का आंदोलन था, असहयोग आंदोलन जो चलेगा वो हिंदुओं का आंदोलन था। हिंदुओं को क्या चाहिए? स्वराज। और जो खिलाफत आंदोलन है उनको क्या चाहिए? खिलाफत आंदोलन के माध्यम से जो खलीफा के जो पद है उसको दोबारा से स्थापित किया जाए, है ना, खलीफा को दोबारा से अधिकार दिया जाए, ये चाहते थे। तो इस तरीके से खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के साथ मिलाया ताकि हिंदू और मुस्लिम क्या हो जाए, एक हो जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। 12 से 15 मिनट की वीडियो बनाता हूं, ज्यादा लेंदी वीडियो नहीं होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जो भी टॉपिक्स मैंने समझाए हैं समझ में आ गया होगा। किसी को टॉपिक में दिक्कत है आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दी, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।